आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम बोलते हैं, दूसरा जो नाम है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसको हम लोग 3 चरण में पढ़ेंगे। इसमें मैं 3 पार्ट करूँगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या एकेडमिक हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वीडियो को करो, शेयर, और जब पढ़ लो तो फिर कमेंट करो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट फेज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम हमने दिया है सेकेंड फेज। और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड फेज। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अजीब है, आपको टाइम भी लग सकता है। तो देखो, जब बड़ा रहेगा तो 100% श्योर है कि कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा रहेगा। और एक्स्ट्रा रहने का मतलब क्या है कि हम बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। और इसमें जो फर्स्ट पेज है, वो फर्स्ट पेज है जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, जिनको अभी टेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, बेसिक से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए है। सेकेंड फेज में हम ये जानेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर ही होते हैं, कौन सब्जेक्ट प्लूरल ही होते हैं, कौन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होते हैं। और थर्ड फेज में हम जान पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कंडीशंस होते हैं, यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और जो फिक्स होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट फेज, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम देखेंगे हिंदी में, सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं पहचान का मतलब होता है कि जब हिंदी में जो सेंटेंस होता है, उस वाक्य के अंत में, वाक्य आप बोल सकते हो, या जो वाक्य होगा उस वाक्य में मुख्य क्रिया होगी, और जो मुख्य क्रिया होता है वही जो हिंदी का सेंटेंस होता है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद वर्ब होता है। तो उसमें क्या होगा कि वाक्य जो रहेगा, तो जो मुख्य क्रिया रहेगी के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ देखना है हमको, जैसे मान के चलो कि अगर हम लिख दें सीता घर जाती है, घर जाती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब कोई पूछे क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कह दो भाई दिखाई नहीं दे रहा है, वाक्य के अंत में ती है आ गया है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई पूछेगा कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कह दो ता है, दिख नहीं रहा है, ता है। और ख़ास करके जो सबसे बड़ी बात है कि यह जाना मुख्य क्रिया है, और जाना में जाता है। अब मान लो जैसे सूरज पूरब में निकलता है, क्या आया, ता है। कोई पूछता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, कह दो भैया ता है, दिख तो रहा है। तो जब ता है, ती है, ते हैं आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा इसको भी आप जान लो। जैसे इंग्लिश मीडियम की बात करें या हिंदी मीडियम की बात करें, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो इसमें एक पहचान ये भी है, जैसे मान के चलो कि इसमें कस्टम होता है। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, जो हम मनाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कस्टम हो गया, है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जो सिस्टम होता है, सिस्टम को आप क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत।
PRINCIPLE होता है प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होता है वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, ईडियम, ईडियम्स एंड फ्रेजेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेज। तो ये जो है आप जब प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ोगे तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएंगे ये सब चीज़ें आएंगी, जैसे कस्टम आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, प्रिंसिपल्स आएंगे, जनरल ट्रूथ आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज आएंगे, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन आएगा, प्रेजेंट हैबिचुअल, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन जो रहेगा वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आने का मतलब, कुल कहने का मतलब ये है, कुल मिला जुला कर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट आप बेसिक स्तर से जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो वाक्य होता है, मुख्य क्रिया जो होती है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहू इत्यादि आते हैं। जैसे सीता घर जाती है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है 100%, राम घर जाता है तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है 100%, और सूरज पूरब में निकलता है ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है 100%। कैसे? कोई पूछेगा कैसे, कह दो भैया का ता है ती है और है ता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसको थोड़ा सा अभी ध्यान नहीं देना है, अभी हम लोग बेसिक रूल पर ध्यान देंगे, सेकंड फेज में इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। तो इसका नियम क्या हो जाता है, नियम जान लो। जो रूल है, तो रूल में दो तरह का रूल चलता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और निगेटिव सेंटेंस के लिए फिर अलग रूल हो जाता है, इंट्रोगेटिव के लिए भी अलग रूल हो जाता है। तो जो सेंटेंस होता है 4 प्रकार का, उसको भी आप जानो कि सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ही सी इट और किसी का नाम, जो नेम होता है, नेम, ये सिंगुलर में आते हैं। और सिंगुलर का मतलब क्या, जैसे मान लो ये मार्कर है ना, तो ये सिंगुलर है, अगर हम मार्कर्स करेंगे तो प्लूरल बनेगा। तो ही सी इट और किसी का नाम जो रहेगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब, जो वर्ब होता है यानी कि मेन वर्ब जो होता है, इसको आप मेन वर्ब समझो, जो मेन वर्ब होता है उसमें यस या ईएस कहाँ लगाते हैं जान लो, जहाँ यस रहेगा लास्ट में, डबल यस रहेगा, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है, ओ रहेगा, तो यहाँ पर हम ई एस लगाएंगे, नहीं तो हम यस लगाएंगे, वर्ब में लगाते हैं। नियम आप देखो, अगर पहली बार देख रहे हो, पहली बार ये प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हो, तो नियम आप कॉपी पर लिख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोग लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अभी हम लोग इसको समझेंगे और बेहतर तरीके से, अभी तो रूल लिख रहे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो इसमें जो आई है ना, ये कहीं कहीं सिंगुलर होता है, कहीं कहीं प्लूरल होता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। पहले तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो जब बड़े हो जाएंगे ना, अभी छोटे बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझ रहे हो ना, ये वर्ब का मतलब क्या, मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है अभी मैं समझाऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये जान लेना। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो रहेगा वर्ब रहेगा। तो वर्ब दो तरह से रह सकता है, वर्ब में यस या ईएस भी हो सकता है, यस
या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और अगर फिर ज़रूरत है तो जो अदर्स हैं वो चीज़ें इसमें रहेंगी, अदर्स जो रहेंगी। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो फिर इसको लिख लो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आपको जानना है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। जैसे सीता घर जाती है, राम घर जाता है, सूरज पूरब में निकलता है। थोड़ा सा और डेवलप करोगे अपने माइंड को, जब इंग्लिश टू इंग्लिश रहेगा, आप कंपटीशन देने जाओगे तो उसमें पता चलेगा कि नहीं, कस्टम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, प्रिंसिपल जनरल ट्रूथ होता है, इडियम फ्रेजेज होते हैं, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन होता है। और नियम क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट, और किसी का नाम के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल होंगे जैसे मार्कर्स हो गया, मेन हो गए, के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर भूल करके भी नहीं लगाते हैं। यहाँ लिख लेना, भूल कर भी नहीं लगाते हैं। अगर लगा दिए ना तो रात में भयानक भयानक सपने देखोगे, बहुत डरोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भूल करके भी इज, एम, आर नहीं लगाना है। तो इसको चाहो तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट मैं अब इसको समझाऊंगा कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लागू करते हैं। अभी फर्स्ट फेज ही है, सेकंड फेज जब मैं बताऊंगा तो पता चलेगा कि ये सेकंड फेज है। जैसे देखो, हम नवंबर में दिवाली मनाते हैं। ठीक है, हम नवंबर में दिवाली मनाते हैं। और दूसरा हमने लिख दिया, सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है। अगर कोई पूछे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप कहोगे 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि देखो ते हैं आ गया और यहाँ पर ता है आ गया। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है, देखो इसमें कस्टम है। जो कस्टम होगा ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो प्रेजेंट में लिखा जाता है, और ख़ास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कैसे मिलता है, हम कहेंगे कि कौन दिवाली मनाते हैं, तो पता चला हम मनाते हैं, तो हम का अंग्रेजी हो जाएगा वी। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट में, मनाना का अंग्रेजी होता है सेलिब्रेट। तो हम लिखेंगे CLEBRATE, सेलिब्रेट। अब देखो यहाँ है कि अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भूल करके भी आपको हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं लिखना है, तो नहीं लिखना है। तो फिर क्या लिखेंगे, यानी कि जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, इसी को हम लिख देंगे। अब सेलिब्रेट करते हैं, अब उल्टा आ जाओ आप, ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा सेलिब्रेट दिवाली, और मे का अंग्रेजी उल्टा आते जाओ, दिवाली, मे का अंग्रेजी इन, और नवंबर का मतलब नवंबर। ठीक है, नवंबर। अब आप कहोगे है का अंग्रेजी या कहाँ गया, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि अंग्रेजी नहीं लगता है, तो नहीं लगता है, यानी कि इज, एम, आर नहीं लगता है। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में निकलता है। इसका ट्रांसलेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे, कहोगे कौन निकलता है, तो पता चला सूरज निकलता है, तो हो जाएगा द सन, सब्जेक्ट मिल गया। अब आ जाओ उल्टा आप लिखते हुए, निकलता है का मतलब राइज। लेकिन अब देखो जो सन है ना ये सिंगुलर है, सूरज एक ही है ना, तो जब सिंगुलर है तो इसमें यस लगा दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ यस क्यों है, तो आप बोलो कि ये ता है, ती है, ते है इसलिए। फिर उसको संतुष्टि नहीं होती है तो आप पूछता है कि यस क्यों लगा है, तो आप बोलो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर उस पर भी संतुष्ट नहीं होता है, कहता है बताओ क्यों यस लगा, तो आप कह दो कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। द सन राइजेज, अब में का अंग्रेजी हो जाएगा इन, और द ईस्ट यानी कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, और देखो इसमें
जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है 100%। कोई पूछेगा कैसे, कह दो कि ते हैं आ रहा है, ठीक है। तो कौन 2 और 2 4 कौन 4 होते हैं, तो आप कहोगे 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 और 2 यानी कि 2 and 2, 2 and 2 यहाँ होते हैं, होना का मतलब बनना, यानी कि 2 और 2 आप मिलाओगे तो 4 बनेंगे, यानी कि मेक। तो मेक में हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। अब कहोगे कि कैसे यस, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, सब्जेक्ट 2 हो गया। लेकिन नहीं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और एंड से जुड़े होते हैं, जब एंड से एक ही समान वर्ड जुड़ते हैं ना, तो वो सिंगुलर माने जाते हैं। 2 and 2 makes 4। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो कहीं कहीं ये जो है 2 and 2 make 4 होता है और कहीं 2 and 2 makes 4 होता है। तो 2 and 2 makes 4 बिल्कुल सही है। अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट होने का 2-3 कारण है। पहला ता है, ती है, ते हैं आया, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है। दूसरा यहाँ देखो प्रिंसिपल है, यानी कि ये सिद्धांत है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो इन दोनों चीज़ों को हमको ध्यान देके चलना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं इसमें, ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा एक और लेते हैं कि जैसे सरकार अपना काम करती है, ध्यान दो, सरकार अपना कार्य करती है। अभी तक आपने ये देखा कि जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर होता है तो इसमें हम यस या यस लगा देंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यस या यस नहीं लगाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट हमको पता ही नहीं चलता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऐसे में दिक्कत होती है। तो वो हम लोग सेकेंड फेज में पढ़ेंगे। और थर्ड फेज में जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बेहतरीन होगी। सरकार अपना कार्य करती है, हम कहेंगे कौन अपना कार्य करती है, तो हो जाएगा गवर्नमेंट, तो हो जाएगा द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट। अब करती है यानी कि डू माने होता है करना, ठीक है। तो डू में हम ई एस लगाएंगे क्योंकि ओ है ना लास्ट में, तो ई एस लगाएंगे। इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और इसमें ई एस हमने लगाया है। और गवर्नमेंट सिंगुलर है, तो गवर्नमेंट डज अपना कार्य, यानी कि इट्स वर्क, इट्स वर्क। देखो यहाँ इट का प्रयोग अपने के लिए किया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, ये एक संस्था है और संस्था के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का सिस्टम क्या है। तो निगेटिव जो सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस आप जानते होंगे, इसी सेंटेंस को हम निगेटिव बना देते हैं। जैसे सूरज पूरब में नहीं निकलता है, सूरज पूरब में नहीं निकलता है, सूरज पूरब में नहीं निकलता है। तो कौन नहीं निकलता है, तो पता चलेगा सूरज, तो हम लिखेंगे द सन, द सन। अब नहीं जो आपको लगाना है ना, यहाँ नाट लगेगा, याद रखना। तो जब भी नाट लगता है तो नाट को केवल हम नाट नहीं लगाते हैं, नाट के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव का, निगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर समझो। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या अदर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, देखो हमने लिखा है डू नॉट डज नॉट, तो जब सिंगुलर रहेगा तो यहाँ डज नॉट का प्रयोग होगा, याद रखना, डज नॉट। और जब प्लूरल रहेगा तो डू नॉट। अभी डू नॉट वाला भी देख रहे हैं,
तो सूरज पूरब में नहीं निकलता है, यानी कि द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब देखो बच्चों, इसमें चेक करो गलती क्या हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अचानक दिख गया, नहीं तो मैं तो ऐसे लिख के चला जाता। इसमें गलती कहाँ है? देखो, जब आप डज नॉट या डू नॉट लगाओगे तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाओगे, तो ये गलती हो गया है। तो यहाँ हमेशा याद रखना, देखो मैंने लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग आप करोगे तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। जैसे मान लो सूरज पूरब में नहीं निकलता है तो द सन डज नॉट राइज होगा इन द ईस्ट। अगर सूरज ये सिंगुलर है तो हमने डज नॉट लगाया है। अगर यही प्लूरल होता, जैसे मान के चलो कि लोग रात में बाहर नहीं जाते हैं, लोग रात में बाहर नहीं जाते हैं, हो जाएगा, लोग रात में बाहर नहीं जाते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि कौन बाहर नहीं जाते हैं, तो लोग तो हो जाएगा पीपुल, पीपुल माने होता है लोग। अब नहीं जाते हैं, जब नहीं आपको लिखना है तो नॉट तो लिखना पड़ेगा, ये एडवर्ब है, और नॉट के पहले आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि हम डू नॉट लिखें कि डज नॉट लिखें। तो देखो लोग ना प्लूरल है ना, तो आपको डू नॉट लिखना पड़ेगा। तो पीपुल डू नॉट गो आउट, कहाँ? इन द, कब? इन द नाइट, इन द नाइट। ठीक है, आपने कौन सा सेंटेंस देखा? एक अफर्मेटिव सेंटेंस आपने देखा और एक निगेटिव सेंटेंस देखा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। देखो, जैसे पहला आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा देखा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। पहला जो था अफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जो दूसरा था निगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और जो तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्यों प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं? दरअसल जब सेंटेंस हम बोलते हैं ना तो उसमें से प्रश्न उठते हैं, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, कब खाते हो, कहाँ से आते हो, यानी कि उसमें प्रश्न किया जाएगा। तो जो इसमें प्रश्न होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है येस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, येस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। येस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WS टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है कि जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो हाँ। क्या तुम अपने घर पर रहते हो, हाँ। क्या तुम चोरी डकैती करते हो, नहीं। तो यानी कि जब क्या पहले आ जाएगा तो उसको हम यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे देखो, जैसे क्या वह विद्यालय, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है। एक और देखो, क्या वे सब किताब पढ़ते हैं, क्या वे सब किताब पढ़ते हैं। अब देखो ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं। आप कहोगे कैसे इंट्रोगेटिव हैं, तो क्या पहले लगा हुआ है, तो क्या पहले लगा हो चाहे क्या बीच में लगा हो उससे मतलब नहीं है, बस इंट्रोगेटिव हैं। लेकिन एक सिस्टम क्या होता है उसको मैं लिख देता हूँ। नियम क्या आता है, यदि क्या जो क्या है वाक्य के प्रारंभ में आता है तो क्या की अंग्रेजी
क्या की अंग्रेजी व्हाट, व्हाट जो होता है ना, क्या की अंग्रेजी व्हाट भूल कर भी नहीं लगाते हैं। तो फिर कहोगे बाबा जी क्या लगाते हैं, तो क्या होता है कि लगाते हैं बल्कि क्या करते हैं, बल्कि डू या डज सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, डू या डज सबसे पहले लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा याद रखना। स्ट्रक्चर सबसे पहले जब किसी भी वाक्य में क्या पहले हो, वाक्य का मतलब टेंस, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात मैं कर रहा हूँ, हर टेंस के अलग अलग रूल होंगे, तो ये याद रखना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका रूल अलग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा उसका रूल अलग होगा। सबसे पहले हम लिख देंगे डू या डज, ठीक है। अब डू या डज का मतलब प्लूरल रहेगा तो डू, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा डू, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा डज, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो यही है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखेंगे अदर्स जो भी आएगा उसको हम लिख देंगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर। अब देखो क्या वह विद्यालय जाता है, तो जो क्या है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखेंगे, यही चीज़। यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट भूल कर भी नहीं लगाते हैं, बल्कि डू या डज सबसे पहले लिखते हैं। अब यहाँ क्या है तो क्या लिखोगे आप, डू लिखोगे कि डज लिखोगे, तो आप कहोगे नहीं बाबा जी हम तो डू लिखेंगे। कैसे, क्योंकि जो वह है ना, तो ही सी इट किसी का नाम, ये जितने होते हैं ये सब सिंगुलर में आएंगे, और कौन कौन सिंगुलर आएंगे हम लोग सेकेंड फेज में पढ़ेंगे। तो सेकेंड फेज में देखेंगे कि सिंगुलर में कौन कौन आएंगे। ये अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज जो है वो बेसिक जो स्टूडेंट हैं, हिंदी भाषी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अगर आप कंपटीशन वाले हैं, कंपटीशन में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यदि आप एक कंपटीटर हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, तो 100% आपको सेकेंड फेज और थर्ड फेज देखना चाहिए। अभी तो ये बेसिक चल रहा है, बिगिनर के लिए है। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखें, डज लिखें। अब कहोगे क्यों, क्योंकि यह सिंगुलर है ही। अब हमें देखना है कि कौन विद्यालय जाता है, तो ही हो जाएगा, और जाता है का अंग्रेजी गो हो जाएगा। अब यहाँ गो में यस या यस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपने डज लिख दिया है। तो जब भी डू या डज आप लिख देते हो, कहीं भी लिखो, चाहे यहाँ लिखो चाहे बीच में लिखो, तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाओगे। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाता है। अब देखो क्या वे सब किताब पढ़ते हैं, कौन किताब पढ़ते हैं, तो वे सब। अब जो वे सब है इसका अंग्रेजी होता है दे, तो जो दे होता है ये होता है प्लूरल, तो फिर क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे डू, तो हो जाएगा डू, और सब्जेक्ट हो गया दे। अब पढ़ते हैं यानी कि रीड। अब यहाँ यस हम लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे। क्यों, दो कारण है, क्योंकि ये तो डू लगा है, दूसरे जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है इसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो डू दे रीड, और किताब है तो द बुक। समझ में आ रहा है आपको, और एग्जाम्पल चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा किताब का भी हेल्प लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करना चाहिए। अब दूसरा देखो, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें दो हमने बताया, एक यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक जो है इसी का बी मान लो, तो इसको हम कहेंगे WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH टाइप क्या होता है, WH देखो, ये यस या नो टाइप का मतलब हो गया कि जो यस या नो में आप जवाब दे सकते हो, और WH टाइप का मतलब होता है कि जो WH वर्ड होते हैं, यानी कि हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज,
व्हेन यानी कि जो W से या H से शुरू होते हैं ऐसे वर्ड को हम WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मान के चलो हम हिंदी में लिख रहे हैं, चूँकि हिंदी भाषी बच्चे इसको सीखना चाह रहे हैं और सभी लोग इसको सीखना चाह रहे हैं कि हिंदी में कैसे क्या करेंगे, तो पहले हम लोग हिंदी में देखते हैं। जैसे मान के चलो कि वह रात में क्या खाता है, वह रात में क्या खाता है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब बात यह है कि दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं कि नहीं हैं। तो देखो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरह के मैंने बताया, यस या नो टाइप्स और एक WH टाइप्स। तो WH टाइप्स में क्या होता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये सब जो होता है वर्ड ना इंट्रोगेटिव वर्ड वो बीच में होता है। ये हिंदी मीडियम के लिए है। तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब आप कहोगे कि अभी आपने कहा कि क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, नहीं। तो जब ये बीच में रहेंगे ना तो इनकी अंग्रेजी यानी कि जब क्या बीच में रहेगा, क्या के अलावा कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, ये कहीं रहेगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। लेकिन जब क्या बीच में रहेगा तभी इसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिखेंगे। और जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं ना तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यानी कि जो इंट्रोगेटिव इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, है ना, ये सब जो रहेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा। उसके बाद डू या डज रहेगा, डू या डज। जो भी डू का मतलब जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा और डज का मतलब जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, अदर्स रहेगा और यहाँ जो है इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। तो अब देखो क्या बीच में है ना तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले, अब व्हाट के बाद आपको लिखना है डू या डज। तो आप देखो वह है सिंगुलर तो यहाँ हो जाएगा डज, क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज लगता है और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ डू लगता है। तो व्हाट डज, अब कौन है सब्जेक्ट, ही, और वर्ब आएगा खाता है यानी कि ईट। अब ईट के साथ यस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि डज तो लगा ही है। इन द नाइट यानी कि रात में, इन द नाइट यानी कि रात में क्या खाता है। ठीक है। अब देखो तुम कहाँ रहते हो, तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, जब बीच में रहेगा ना तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखो वेयर। वेयर लिख लिए तो वेयर कहाँ की अंग्रेजी है, क्या रहेगा तो व्हाट रहेगा, कब रहेगा तो व्हेन रहेगा, कौन रहेगा तो हु रहेगा। तो ये आप मीनिंग ये जानो। तो वेयर, अब वेयर के बाद आपको डू या डज लगाना है। अब देखो तुम जो है यू, ये प्लूरल है तो यहाँ लगेगा डू, वेयर डू। अब यू रहते हो यानी कि लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये चीज़ ध्यान देना, वेयर डू यू लिव यानी कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इसमें जो बचा है एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो उसको भी देख लेते हैं तब हम सेकेंड फेज पर आते हैं। देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलेंगे, चौथा ही है इंट्रोगेटिव में, हाँ ये चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, देखो बच्चों यहाँ आप देख तो रहे हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों का भी अध्ययन करो और एग्जाम्पल्स उसके ज़्यादा से ज़्यादा देखो। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसे देखो ऐसा सेंटेंस बोलो ना कि प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो।
तो ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्या तुम घर पर नहीं रहते हो? क्या तुम खाना नहीं खाते हो? वह कहाँ गीत नहीं गाता है? तो इस तरह से प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो इसका हम कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान के चलो हमने कहा कि क्या सूरज पूरब में नहीं निकलता है? निकलता है। आप कहोगे कि कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट ऐसे है कि ता है, ती है, ते है, हो गया। आप कहोगे कैसे इंट्रोगेटिव है? तो कहेंगे क्या है। आप कहोगे कैसे निगेटिव है? तो नहीं है। तो ये इंट्रोगेटिव है और ये निगेटिव है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब क्या पहले है? तो क्या की अंग्रेजी आपको पहले भी बताया गया है कि क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाना है। तो फिर क्या लगाना है? आपको डू या डज लगाना है। क्यों डू या डज लगाना है? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है? क्योंकि ता है, ती है, ते है। तो हम इसको लिखेंगे डज, क्योंकि सूरज तो एक ही है ना, तो डज लगेगा। डज द सन, डज द सन। अब निकलता है का अंग्रेजी वर्ब है राइज, इसमें यस लगा भी नहीं सकते क्योंकि डज लग गया है। तो डज द सन राइज कहाँ? इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ठीक है, इसको और थोड़ी तरह से देखो कि हम नवंबर में, हम जनवरी में दिवाली, हम जनवरी में दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं? हम जनवरी में दिवाली क्यों नहीं मनाते हैं? तो देखो क्यों है ना, तो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है और कहीं भी रहेगा क्या को छोड़ करके, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे तो व्हाई। और जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आप लिखोगे ना, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हो जाएगा व्हाई डू। आप कहोगे कि डू क्यों लगा? तो हम जो सब्जेक्ट है ना, ये प्लूरल है, तो व्हाई डू। अब सब्जेक्ट लिखेंगे वी नॉट। अब मनाना का अंग्रेजी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट कब? जनवरी। सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली कब? जनवरी में, तो इन जनवरी, इन जनवरी। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड भी लिख सकते हो आप, इंट्रोगेटिव वर्ड, और उसके बाद रहेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है डू नॉट या डज नॉट तो लगेगा ही लगेगा। जब डू नॉट या डज नॉट लगेगा तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लिख देते हैं डू और यहाँ लिख देते हैं डज। ठीक है, तो जब डू या डज लगेगा तो 100% मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब हो जाएगा मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर जो है हो जाएगा अदर्स। अब बात ये है, यहाँ तक चीज़ें तो समझ में आई हैं, लेकिन मामला कहाँ फंसता है कि हमको पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है ही, सी, इट किसी का नाम होता है, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर आप कर ही नहीं सकते, वो प्लूरल में ही रहेंगे तो रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे सीजर्स, सीजर्स नाम सुने आप? सीजर्स माने होता है कैंची। देखो ये है ना, ये तो जो सीजर्स एक कैंची है, कैंची हमेशा प्लूरल में ही होता है। आप कहोगे क्यों प्लूरल में होता है? कि भाई देखो कैंची में दो भाग है ना, एक ये एक ये, अगर एक आप निकाल दो तो ये दूसरा बेकार हो जाएगा। तो सीजर्स जो रहता है ये हमेशा प्लूरल में होता है। ट्राउजर्स जो आप पैजामा पहनते हो ना, पैजामा हमेशा सिंगुलर में प्लूरल में रहता है। क्यों प्लूरल में रहता है? भाई पहनोगे तो दोनों पैरों में तो पहनोगे ना,
तो वो हमेशा प्लूरल में रहेगा। जैसे स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स जो होता है चश्मा, चश्मा जो हमेशा प्लूरल में होता है। क्यों? क्योंकि दो पार्ट होता है ना, एक आँख का ये, एक आँख का ये। तो वैसे कुछ, अब फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। और जो कैटिल होता है वो देखने में लगता है कि सिंगुलर लेकिन रहता प्लूरल है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वर्ब कुछ सब्जेक्ट यानी कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जो हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे कि दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन सिंगुलर रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे जो दिखने में प्लूरल रहेंगे लेकिन सिंगुलर रहेंगे, और कुछ सिंगुलर रहेंगे लेकिन प्लूरल रहेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं। तो हमको क्या करना है, सेकेंड फेज में यही देखना है कि कौन कौन से वर्ब, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में होते हैं, सिंगुलर हो ही नहीं सकते, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे, प्लूरल हो ही नहीं सकते। तो ऐसे को हम सेकेंड फेज में रखेंगे। तो सेकेंड फेज हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हमने रखा है सेकेंड फेज में। अब आप कहोगे कि सेकेंड फेज क्या है? तो सेकेंड फेज में हमको ये सीखना है कि अभी तक हमने ये सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो बेसिक चीज़ तो हम सीख लिए। अब जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो सेकेंड फेज और थर्ड फेज में है। सेकेंड फेज में कुछ हमने वर्ड्स लिया है जो नाउन है, और ख़ास करके ये नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर, हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स माने होता है कैंची। कैंची अब कैसे आप कहोगे कि ये प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। जैसे मान के चलो जो एक कैंची है ना, तो इसमें देखो एक दो पार्ट है, अगर एक पार्ट आप निकालोगे तो बेकार हो जाएगा। टंग्स कैसे सिंगुलर है? टंग्स माने होता है चिमटा, चिमटा जो होता है ना ऐसे दो होता है, अगर एक हटा दो आप तो चिमटा बेकार हो जाएगा। प्लियर्स, प्लियर्स मीन्स होता है सरौता, जिससे सुपारी वगैरह काटा जाता है, तो आप देखे होंगे प्लियर्स बोला जाता है। बीलोज मतलब होता है फुकनी, फुकनी का मतलब होता है कि ऐसे जो होता है दोनों तरफ होल होता है या दो तरफ निकला रहता है, अगर एक तरफ बंद कर दोगे तो बेकार हो जाएगा। ट्राउजर्स, पजामा, पजामा को क्यों हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाएगा? क्योंकि जब आप पजामा पहनोगे तो एक पैर का तो पहनोगे नहीं, दोनों पैर का ही पहनना है। पैंट्स, पैंट्स भी हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि पैंट्स में दो चीज़ें होती हैं, मतलब दो पैर पर। सॉक्स जो मोजा है उसको भी। अब स्लीव्स जो बाजू होता है ना, बहोली, वो भी हो जाएगा स्लीव्स। तो इसमें जो मैंने लिखा वो तो लिखा ही है, आप किताब का भी अध्ययन कीजिए और खुद माइंड लगाइए, सोचिए कि ऐसे कौन कौन से नाउन हो सकते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होंगे, सिंगुलर नहीं होंगे। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा, तो चश्मा भी हमेशा प्लूरल होगा। गॉगल्स, गॉगल्स मतलब होता है धूप वाला चश्मा। सन ग्लासेज, सन ग्लासेज माने भी होता है धूप वाला चश्मा, और ये काला चश्मा होता है। थैंक्स, धन्यवाद। वेजेज जो मजदूरी होती है, आल्म्स दान, ये सब सिंगुलर नहीं किया जा सकते। लेकिन अगर मान लीजिए जरूरत पड़े कि सिंगुलर, भाई जैसे हम कहेंगे कि एक कैंची जो होती है वह कपड़े काटती है, तो एक कैंची कपड़े काटती है। अब चूंकि ये सीजर्स है तो कैसे एक कैंची होगा उसको भी मैं बताऊंगा, और इसको दो कैंची कैसे लिखेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ ध्यान देना है, अगर आप एक समझ लिए तो बाकी आप समझ जाओगे, पहले मीनिंग तो जान लो। अब देखो कैटिल, ये देखो ये देखने में लग रहा है सिंगुलर लेकिन है प्लूरल। कैटिल मतलब होता है जानवर। कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार, जो सैनिक होते हैं वो भी प्लूरल में ही होते हैं, देखने में भले सिंगुलर लगे। इन्फेंट्री जो पैदल चालक सैनिक होते हैं ये भी प्लूरल होते हैं। पोल्ट्री जो मुर्गी फार्म है ये भी प्लूरल होता है। चिल्ड्रेन ये बच्चे प्लूरल है। पुलिस प्लूरल है। पीपुल प्लूरल है, ये भले देखने में सिंगुलर लग रहा है। अब कुछ सिंगुलर होते हैं जिनको आप प्लूरल नहीं कर सकते। अब न्यूज पहले ही से यस है तो न्यूजेज तो करोगे नहीं। इनिंग्स पारी है तो इनिंग्सेज तो करोगे नहीं। पॉलिटिक्स जो विषय का नाम है ना, ये देखने में यस है लेकिन ये सिंगुलर है। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब यस रहेगा लेकिन सिंगुलर रहेगा। सम्मन्स, सम्मन्स माने होता है बुलावा, जो कोर्ट से आता है ना तो उसको हम सम्मन्स बोलते हैं। कैटिल, कैटिल मतलब होता है जानवर, ये हमेशा देखो कैटिल यहाँ जो है ये गलत है, कैटिल जो है प्लूरल में है, सिंगुलर में नहीं है। फर्नीचर,
इसको आप प्लूरल नहीं कर सकते, एडवाइस को प्लूरल नहीं कर सकते, वर्क को प्लूरल। अब अगर आप प्लूरल कर दोगे ना तो उसके अर्थ दूसरे निकल जाते हैं। जैसे वर्क मीन्स होता है कार्य, लेकिन वर्क्स करोगे तो रचनाएं हो जाएंगी। तो अब वर्क को हम प्लूरल कैसे करेंगे यहाँ मैं बताऊंगा। अगर आप दूसरी विधि से करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लगेज मतलब सामान, स्टेशनरी मीन्स भी सामान। हेयर को प्लूरल नहीं लिखा जा सकता, ये जो हेयर है ना ये, इसको प्लूरल नहीं किया जा सकता। ब्रेड रोटी को प्लूरल नहीं किया जा सकता। मनी को प्लूरल नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं करके बताऊंगा। अब सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे होते हैं, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, फिश मछली हो गया, क्रू, क्रू जो होता है इसको क्रू बोलेंगे। क्रू मतलब होता है जो जहाज चलाने वाले मेंबर होते हैं उनको क्रू कहा जाता है। टीम ये प्लूरल और सिंगुलर में एक जैसे होगा। ज्यूरी भी सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होगा। का मतलब क्या कि डियर में आप डियर्स नहीं कर सकते, शिप में आप शिप्स नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा देख लो। और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते हैं। तो इसको हम सेकेंड फेज में यही देखेंगे। आप एक दो समझ लेंगे और बाकी आप अपने मन से भी कर सकते हैं। इस पर थोड़ा किताबों का अध्ययन कीजिए और बेहतर ज़बरदस्त तैयारी कीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको मास्टर बनना है तो। अब देखो हम लेंगे सीजर्स, तो हम कहेंगे सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। सीजर्स मीन्स होता है कैंची। सीजर्स, अब कहते हैं कि कैंची कट्स द क्लोथ्स। अब देखो यहाँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जो सीजर्स है ना ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगेगा, तो ये चीज़ ध्यान देना है। ये प्लूरल रहेगा, सिंगुलर नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा हो कि सिंगुलर कैसे बनेगा तो हम कहेंगे ए पीस ऑफ सीजर्स। देखो यहाँ सीजर्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ ए पीस आप लिखोगे तो सिंगुलर बन जाएगा। ए पीस ऑफ सीजर्स इज यूज्ड टू कट क्लोथ्स। ठीक है, ये सिंगुलर बना सीजर्स। ठीक है, अगर इसी को प्लूरल बनाना है, जैसे मान लो दो कैंची आपको लिखना है कि दो कैंची कपड़े काटती है, तो आप लिखोगे टू सीजर्स और यहाँ लिखोगे कट द क्लोथ्स। तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टू सीजर्स नहीं कर सकते। इसको आपको करना पड़ेगा टू पीसेज। यहाँ मैं लिख देता हूँ टू पीसेज ऑफ सीजर्स होगा, तो ये सही होगा। टू पीसेज आप करोगे सीजर्स में तब होगा, टू अगर सीजर्स कर देते हो तो गलत हो जाता है। ये चीज़ें समझ में आई। अब जैसे न्यूज है तो इसको भी देख लो कैसे सिंगुलर प्लूरल बनता है। ये तो मैं रहने ही दे रहा हूँ, बस आपको यहीं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। तो आप चाहो तो इसको कॉपी पर उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से देखो न्यूज जो है ना, इसको आप प्लूरल कैसे करोगे। ये जैसे न्यूज इज गुड, अगर आप इसको कर दो न्यूज आर गुड तो गलत हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज आर गुड। या तो आप ऐसे कह सकते हो ए लॉट ऑफ न्यूज, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, अगर मान लो 2 न्यूज कहना है, 3 न्यूज कहना है तो 2 पीसेज ऑफ न्यूज कह सकते हो। तो इसको थोड़ा सा और भी वर्ड्स हैं, इसको आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जैसे मान के चलो कि हेयर HAIR हेयर इज
ब्लैक, हेयर इज ब्लैक, ये नहीं होता है कि हेयर्स आर ब्लैक, ये बिल्कुल गलत है। हेयर्स आर ब्लैक यानी कि हेयर का हेयर्स नहीं होता है। बस इतना ये जानना है कि हेयर हमेशा सिंगुलर होता है और हेयर्स जो होता है वो हमेशा गलत होता है। तो इस तरह से इसको देखो। और फिर इसमें देखो कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन आप देखोगे तो उसमें जैसे समवन, समबॉडी, समवन समबॉडी, एनीवन एनीबॉडी, नो वन नोबॉडी, एवरीवन एवरीबॉडी, ये जो होंगे। और इसके अलावा वन, और अगर सम केवल प्रोनाउन है तो ये सिंगुलर होता है। जैसे मान के चलो सम हैज़ कम एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजे पर आया है। तो इसको जो है थोड़ा सा प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, तब फिर इसको सही से समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। चलिए इसी में सेकंड फेज में ही देखते हैं, उसके बाद थर्ड फेज शुरू करेंगे। जैसे देखो कुछ प्रोनाउन जो है, जो प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे समवन, इसी में आ जाएगा समबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी, नो वन नोबॉडी, नोबॉडी, नन, ईच एवरी, सम, वन, ये सब के सब होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल होते ही नहीं। और ये प्रोनाउन के रूप में रहेंगे, तब एडजेक्टिव के रूप में रहेंगे तो थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है। जैसे सम का चेंजिंग हो जाएगा, है ना, ये प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान के चलो हम कहेंगे सम वन हैज, समवन, चूँकि प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लोग सीख रहे हैं, तो समवन मेक्स मिस्टेक, यानी कि कोई गलती करता है। यानी कि यहाँ देखो समवन है तो मेक के साथ यस या ईएस लगा है। जैसे मान के चलो कि सम कैन डू इट, यानी कि सॉरी इसको जो है सम completes his work। अब यहाँ देखेंगे तो सम का मतलब होता है कोई, और कंप्लीट यहाँ यस लगा है क्योंकि सम जो है कोई होता है, और हिज वर्क्स मतलब अपना कार्य, तो ये सिंगुलर होता है। लेकिन अगर यही सम एडजेक्टिव के रूप में रहे, जैसे सम पर्सन्स, ये है ना, तो सम माने होता है कुछ, ये प्लूरल हो जाएगा। सम पर्सन्स मेक मिस्टेक, यानी कि कुछ लोग गलती करते हैं। तो ये सेकेंड फेज में हमने इसको जो है, ये जो है हमने सेकेंड फेज में रखा था। तो सेकेंड फेज तो ठीक रहा। थर्ड फेज देखो जो कंपटीशन में पूछा जाता है। थर्ड फेज में हमने ये रखा है कि जो कंजक्शन होता है, जैसे इफ, इन केस, प्रोवाइडेड, as soon as,
when, until, unless से कोई क्लाज जुड़ा है और वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रिंसिपल क्लाज, ये देखो ये सब क्लाज है, कोई सब क्लाज, ऐसे कहो कोई सब क्लाज, या ऐसे भी चल जाएगा कोई क्लाज जुड़ा है, तो जो क्लाज किसी कंजक्शन से जुड़ता है वो सब क्लाज ही हो जाता है, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जो प्रिंसिपल क्लाज होगा ना, प्रिंसिपल क्लाज, ये देखो ये थर्ड फेज है, तो थर्ड फेज में जो फर्स्ट और सेकंड फेज समझ रहे हैं वही इसको समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। प्रिंसिपल क्लाज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसमें दो तीन और सिस्टम है, जैसे जो कार्य प्लान्ड, जो फिक्स कार्य होंगे फ्यूचर में और फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होगा, वो भी हम प्रेजेंट में ही रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। क्रिकेट की जो कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये थर्ड फेज में आपको यही समझाया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखो, इफ माई ब्रदर कम्स हियर, ठीक है, तो यहाँ कामा रहेगा और हो जाएगा। अब यहाँ देखो, आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़, दैट इज क्लियर। इफ़ माई ब्रदर कम्स हियर, यदि मेरा भाई यहाँ आएगा, देखो ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में, तो यदि मेरा भाई यहाँ आएगा, आई शैल गिव हिम 10 रुपीज़, तो मैं उसे 10 रुपये दूंगा। यानी कि जो इफ से जुड़ा हुआ क्लाज है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे नीचे मैं लिख रहा हूँ, आई शैल टीच हर, मैं उसे पढ़ाऊँगा कब, व्हेन जब वह आएगी, यानी कि सी विल कम हियर, जब वह यहाँ आएगी। देखो गलती कहाँ हो गया, आई शैल टीच हर, अब जब व्हेन से जुड़ा रहेगा ना ये क्लाज, देखो हमने लिखा है इफ़, इन केस, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, व्हेन, अनटिल, अनलेस से जुड़ा हुआ है, और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में है और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी कि सी, ये हो जाएगा सी कम्स हियर होगा, सी कम्स हियर, दैट इज क्लियर। तो इसको देखना, ये कंडीशनल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको थोड़ा सा ध्यान देना थर्ड फेज में। और थर्ड फेज में क्या आता है, जैसे मान के चलो क्रिकेट की कमेंट्री हो गई, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जैसे राम किल्स रावण, जैसे राम रावण को मारते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। वो बात दूसरी है कि कुछ चीज़ें होती हैं उसको बना दिया जाता है। और इसके अलावा अभी थर्ड फेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी वो बचा है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो हिस्टोरिकल फैक्ट है, राम किल्स रावण, राम किल्स रावण, ये जब हिस्ट्री है ना तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे जो फ्यूचर प्लान होता है, फिक्स प्लान जो होता है, जैसे मान के चलो कि कल प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो कल चूँकि फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है कल, तो लिखा जाएगा प्राइम मिनिस्टर
कम्स, कम्स हियर, कम्स हियर टुमारो, टुमारो, कम्स हियर टुमारो। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं कि जो फ्यूचर में फिक्स एक्सप्रेसिंग एडवर्ब के साथ रहेगा, फिक्स वर्क जो रहेगा, फिक्स प्लान रहेगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। अच्छा, अब देखो एक सेंटेंस है, जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल यस्टरडे, यस्टरडे। अब बात ये है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर आप चेक करोगे तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, क्योंकि ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस तो लगा ही है, और इसके साथ टू स्कूल है, और स्टडी का मतलब कल है, यानी कि जो वह है, यानी कि वह कल स्कूल जाता है। बात यह है कि ये सेंटेंस जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सही है, लेकिन जो एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब के नाते सेंटेंस सही नहीं है। चूँकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब चाहिए, और ये पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ और हमको ध्यान देना है कि इसमें प्रेजेंट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब होना चाहिए। जैसे मान के चलो एक हम दे दें कि सीता गोज टू स्कूल, सीता गोज टू स्कूल टुमारो, सीता गोज टू स्कूल टुमारो, यानी कि सीता कल स्कूल जाती है। तो ये टुमारो जो है ना, ये फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, फ्यूचर एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्यूचर एक्सप्रेसिंग जब एडवर्ब है तो ये सेंटेंस ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। भले सीता के अकॉर्डिंग आपने यस या यस लगाया है, तो यहाँ पर तो फ्यूचर है ना, तो ये फ्यूचर में होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ सही है। तो एडवर्ब का बड़ा मायने रखता है कि एडवर्ब हम कौन कौन सा एडवर्ब रखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने का वो एक तरह से सिग्निफिकेंस है, महत्व है, और उसका क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन है। तो थोड़ा सा एडवर्ब आप जान लीजिए जाते जाते, अब लास्ट है तो एडवर्ब जान लीजिए कौन कौन से एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। देखो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑलवेज माने हमेशा, ऑफन माने प्रायः, समटाइम्स कभी कभी, जनरली अक्सर, यूजुअली प्रायः, ओकेजनली अक्सर, रेयरली कदाचित, सेल्डम कभी कभार, कदाचित, नेवर कभी नहीं, हार्डली मुश्किल से, एवरी, अच्छा देखो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ठीक है, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए ईयर। तो ऐसे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ज़्यादा यूज होता है जब कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसी तरह से पूछा जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ दे देगा ऐसे यस्टरडे, और यहाँ दे देगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पूछेगा मिस्टेक क्या है। तो जब एडवर्ब पास्ट में है तो ये प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, या ये प्रेजेंट में है तो एडवर्ब पास्ट का कैसे हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आप और किताबों का अध्ययन कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और कौन कौन से फैक्ट हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं। चूँकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो जो यहाँ तक आया, जैसे मान लो आप देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो इसका मतलब आप बेहतरीन स्टूडेंट हो, तभी तो आप यहाँ तक देख रहे हो। और अगर आपको ये समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन स्टूडेंट हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।